नमस्कार, मैं प्रियंवदा सिंह कथक क्लब में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है रस और भाव, जिस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ घराने के वरिष्ठ गुरु पंडित जयकिशन महाराज जी, जो कि स्वयं एक कुशल कलाकार हैं, पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी के बड़े बेटे हैं तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक न्यू दिल्ली में वरिष्ठ गुरु के पद पर कार्यरत हैं। तो आइए स्वागत करते हैं इनका और जानते हैं रस और भाव के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातों को। कृष्ण अरे प्रियंवदा, वाह, कब आई तुम? प्रणाम गुरुजी। जियो, खुश रहो, खुश रहो। आपको सुन के मैंने कुछ बोला नहीं, मुझे लगा आपको गाते हुए सुन अरे वाह, अच्छा। और कैसी हो? मैं अच्छी हूँ गुरुजी, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा हूँ गुरुजी। आज कुछ बातचीत के साथ आपके सामने दर्शकों को मैं दिखाना चाहती हूँ या सुनाना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ। आपके जरिए कुछ जाने कुछ बातों को। मैं खैर पहले तो सबसे पहले ये कहूँगा, तुम मेरी इतनी अच्छी शिष्या हो और विगत 5 वर्षों से तुम मेरे साथ जुड़ी हुई हो और मेरे बारे में, मेरे कला के बारे में, मेरे परिवार के बारे में, खानदान के बारे में तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। तुमने कई प्रोडक्शन में मेरे साथ काम भी किया है जी। मेरे अनुभव को पहचानती हो जी। तो बड़ा यह जो आप कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और मैं इस कार्य के लिए मैं बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूँ कि इस कार्य को खूब अच्छी तरीके से यूं ही बढ़ाओ। लखनऊ घराने का नाम, हमारे पूर्वजों का नाम, कथक का नाम दुनिया में आप खूब फैलाएं, काम करें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल, आपका आशीर्वाद रहेगा जी, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। जी गुरुजी। गुरुजी, जैसा कि मैं पहले आपसे ही इस बातचीत की शुरुआत करना चाहूँगी। गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है कि कथक की दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कथक से परिचित है और आपको नहीं जानता, मुझे ऐसा लगता है। तो गुरुजी, आपकी इस सक्सेस, आपकी इस सफलता के पीछे की आपकी जर्नी क्या रही है, थोड़ा सा हमें उसके बारे में बताइए। जैसे तुमको पता ही है कि कालका बिंदा दिन घराना, महाराज कालका बिंदा दिन घराना लखनऊ पिछले विगत 8 पीढ़ियों से हम लोग की परंपरा चली आ रही कथक की। बिल्कुल। और ये परंपरा आगे भी कायम है मेरे बेटे द्वारा और तुम जैसे होनहार शिष्यों के द्वारा जो इस काम को लेकर के खूब मेहनत करते हुए और खूब उसके अंदर में नई प्रतिभाओं को जगाते हुए आप लोग उसको लेके बढ़ रहे हैं आगे और ये परंपरा ही चली आ रही है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी, मैं 8वीं पीढ़ी से बिलोंग करता हूँ अपने ख़ानदान का और
जैसा आपने बताया कि मैं पंडित बिरजू महाराज, पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज का मैं बेटा हूँ। और तो बचपन से ही मुझे याद है कि लखनऊ में मेरी पैदाइश हुई, और मुझे जो बताया गया कि मैंने कभी भी खिलौने से नहीं खेला। मेरे आगे पीछे घुंघरुओं की आवाज़, इस हारमोनियम की स्वरों की आवाज़, तबले की थाप की आवाज़, इसी बीच में यही मेरा खेल था जी। बचपन से ही। मेरा पैदा होते ही महाराज जी ने मेरे पैर में छोटे छोटे घुंघरू बांध दिए थे, मैं छुम 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 मारता था। और तो ये चीज़ परंपरा मतलब हमारी चली ही आ रही है, और बड़ा सौभाग्य है ऐसे गुरु की। मैं पिता हैं, मेरे गुरु भी हैं, और ऐसे गुरु का शागिर्द होना, मैं उनको अपने पिता से ज़्यादा अपने गुरु के नज़र से ज़्यादा देखता हूँ। तो वही उनका आशीर्वाद है, और मैं उनका गंडाबंद शागिर्द भी हूँ। तो ये बड़ी मेरे लिए गौरव की बात है, और उनके ही मार्गदर्शन पे मैं शुरू से चलता आया हूँ, उनसे मैं सीखा हूँ। और उनके अंडर में मैंने बहुत से प्रोडक्शन में काम किया, कथक केंद्र के अंदर में, बाहर। और अब उसी नींव को पकड़े हुए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस परंपरा को उसी तरीके से अपने बच्चे में, अपने बेटे में, अपने शागिर्दों में इस परंपरा को कुछ नए आयाम के साथ आगे बढ़ाता जाऊँ, यही मेरी प्रयास है जी। तो गुरुजी, जैसे हम सभी जानते हैं कि आप इतने महान कह लें, कथक की दुनिया में उनको भगवान बोला जाता है, महाराज जी को। तो आप उनके पुत्र हैं, तो ये लोगों की उम्मीद बन जाती है कि उनके पुत्र हैं तो कुछ करेंगे, मतलब कि तो आपके लिए भी आपका सफ़र इस नज़रिए से भी कुछ कठिनाई आपको आई कि आपसे लोगों के एक्सपेक्टेशंस रहती होंगी शुरू से ही कि हाँ आप इस घराने से बिलोंग करते हैं, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही है। और एक ऐसे महान गुरु, ऐसे महान व्यक्ति का पुत्र होना, और ऐसे महान परंपरा का एक हिस्सा होना, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ईश्वर को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसे घर में मुझे जन्म दिया है, ऐसे घर में मुझे पैदा किया, और ऐसे परिवार की सेवा करने का मुझे मौका मिला है कि मैं इस सेवा से मैं बहुत ही अंदर से, मतलब मैं बता नहीं सकता, उसको शब्द में मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। और एक धरोहर है, इसको मैं बहुत संभाल करके धीरे धीरे आराम से और उसके हिसाब से लेके मैं आगे बढ़ता हुआ आगे जा रहा हूँ, कुछ नई सोच के साथ, कोई नए विचार के साथ भी। तो गुरुजी, ये सोच जो है आपके तरीका जो है, आपका जो स्टाइल है, उसमें कुछ फ़र्क आ रहा है और आपकी सोच उसमें है, तो इसकी इंस्पिरेशन और इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। देखिए, ऐसा है कि पुत्र होना एक अलग बात है, पिता से जो शिक्षा लिया वो अलग, वो तो एक परंपरा है जी। लेकिन उस परंपरा के अंदर में कुछ एक अपनी सोच डालना, एक अपनी तरफ से कुछ एक नया आयाम देना, तो ये बहुत बड़ा कर्तव्य है। जैसे मैं आज, मेरा बेटा मुझसे जब सीखता है तो सीखता मुझसे है, लेकिन वो उसका प्रयास ये रहता है कि मैं इसके अंदर में कुछ एक नया मोड़ लेके आऊँ। वो नया मोड़ ही आदमी को उठाता है। अगर आप उसी परंपरा के अनुसार चलते रहेंगे तो वो एक मोनोटोनस एक चीज़ चली आ रही है, लेकिन आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप कुछ अपनी बात को लेकर के, अपनी कुछ नए सोच को लेकर के उसी चीज़ को जो है और सुंदर ढंग से उसका विस्तार करते हुए आगे बढ़ते जाइए, और वही आपकी पहचान बनती है। तो मेरी कोशिश रही है, जो शिक्षा मेरे गुरु द्वारा मुझे दी गई है वो तो मेरे साथ है ही है, लेकिन उसके अंदर से कुछ नई नई सोच और करने की कोशिश करता हूँ, और वो सोच मैं अपने गुरु को दिखाता हूँ कि देखिए गुरुजी, मैंने कुछ ऐसा कुछ किया, करने का कोशिश किया। वो बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। उनको लगता है कि हाँ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, कुछ एक नई मोड़ की तरफ, एक नई दिशा की तरफ मैं घूम रहा हूँ। उनको बड़ा आनंद आता है इस बात को। उनकी तरफ से जब मोहर लग जाती है तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं काम ठीक कर रहा हूँ। एक गुरु अप्रिशिएट करे, उससे बहुत, उससे बड़ी बात और कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात है।
तो गुरुजी, जैसे मैं आपको कई सालों से रोज देखती हूँ और मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी दिन ऐसा आता होगा जो आपके लिए नई एनर्जी से भरा नहीं होता होगा। आपका रोज सुबह से शाम तक सिखाना, नए नए प्रोडक्शंस करना, नई नई कोरियोग्राफी करना, और ये 20 या 30 साल से चलता आ रहा है मेरे हिसाब से। तो गुरुजी, इस तरीके से आपका काम करने का तरीका, ये जो लगन है, इसके लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? महाराज जी मेरे गुरु, मैंने उनको काम करते हुए ऐसे देखा हुआ है प्रियंवदा, तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि वो आदमी कभी भी उसने दिन नहीं देखा, शाम नहीं देखी, रात नहीं देखी, बस उनके आगे एक ही लक्ष्य था, काम, और उसके अंदर नए विचार लाना। उन्होंने जो जो काम करके दिखा दिया है दुनिया में, आज वो पद्म विभूषण है। पूरे विश्व के अंदर में उनका नाम, उनका काम का नाम, और हर कितने हजारों शागिर्द जो अमेरिका से, हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक फैले हुए हैं उनके। तो उन्हीं को देख के मैं इंस्पायर हुआ हूँ बहुत, वो मेरे आइडियल ही रहे, और उन्हीं के पथ पे चलने का मेरा भरकस प्रयास रहता है कि मैं उसी पथ पे, उसी पगडंडी को पकड़ते हुए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता जाऊँ। ये बहुत बड़ी बात है गुरुजी कि 20-30 साल से आप उसी एनर्जी के साथ, क्योंकि मैंने तो आपको देखा है, मैं खुद आपकी स्टूडेंट हूँ जी, तो मुझे ये बात बहुत बड़ी बात लगती है कि रोज उसी एनर्जी और उससे ज्यादा, और अंदर, अपने अंदर सिर्फ एक ही है, काम काम और संगीत। बिल्कुल। तो ये बहुत खूबसूरत बात है। हाँ, बिल्कुल तो है ही है। गुरुजी, जैसे आपके सिखाने का जो अंदाज है, वो चाहे एक छोटी सी तिहाई हो या फिर बड़ी बड़ी बंदिशें, आपके सभी कॉम्पोजिशंस हो या कुछ भी हो, सभी में भाव और रस विहीन कोई भी चीज नहीं होती। वो चाहे जितनी ही टेक्निकल हो, तिहाई में भी उतने ही आपका भाव रहेगा, उतना सब कुछ रहेगा। और आज का हमारा टॉपिक भी यही है, रस और भाव। तो गुरुजी, आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा भाव के और रस के बारे में बताइए जो इस शब्द से अपरिचित हैं, कि रस और भाव क्या होता है। देखो, ऐसा है प्रियंवदा कि जहाँ तक पहले मैं अपने घराने की अगर बात करूं, तो इसको बोलते हैं अभिनय प्रधान नृत्य जी। लखनऊ घराने की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, अभिनय का मतलब केवल ये नहीं होता है कि हम सिर्फ कथानक कर रहे हैं, हम सिर्फ ठुमरी दादरा कर रहे हैं। लोगों की थोड़ी धारणा ये बदल जाती है कि यहाँ सिर्फ अभिनय हमारे हर अंग में अभिनय है। हमारे उत्पत्ति के अंदर में हम हाथ खड़ा करते हैं तो हमारी आंखों में उस अभिनय का संचार होता है। हम मूवमेंट ऊपर फेंकते हैं, यहाँ फेंकते हैं, वहाँ जाते हैं, या ये निशब्द अभिनय है। निशब्द, जहाँ कोई शब्द नहीं है, लेकिन अभिनय वहाँ विराजमान है। उसके अंदर में ऐसा नहीं है हमने कलाई घुमा के, ऐसा कलाई उठी तो शरीर के साथ हाथ उठा, कलाई के साथ हाथ घुमा, और मुख पे जो उसका भाव है वो प्रकट होकर के हम सामने आए। तो पूरे नाच के अंदर में 16 श्रृंगार। पहले तुमको ये बताएं, बहुत एक सुंदर सी बात कहूँ, मैं अक्सर आजकल मैं बोलता हूँ इस बात को, कि कथक का मतलब ही क्या है। कथक जो है, अगर वर्णमाला हिंदी में देखिए तो क शब्द जो है वो कृष्ण पर आधारित है। क ख ग घ अंगा। क शब्द कृष्ण को संबोधित करता है। थ शब्द वर्णमाला का 17वां अक्षर है, लेकिन क्योंकि क पे कृष्ण विराजमान है तो वर्णमाला में थ शब्द जो 16वें अक्षर का आ जाता है। तो 16 कला पूर्ण भगवान कृष्ण की कथा, और कृष्ण जो है वो पूर्ण रूप से जो है श्रृंगार है, और वही नाच हम लोगों के अंदर में है। वो कृष्ण जी के, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है कि हर हस्तक जो उठता है वो यतो हस्ता ततो दृष्टि, यतो दृष्टि ततो मन, यतो मन ततो भाव, यतो भाव ततो रसः। देखिए, इस नाट्य शास्त्र के श्लोक के अंदर में कितने सुंदर तरीके से वर्णित कर दिया गया है कि जहाँ हाथ है वहाँ दृष्टि है। अभी अगर ब्लैंक सिर्फ दृष्टि की बात करो तो हाथ है, दृष्टि है, लेकिन यहाँ कंप्लीट नहीं है। जहाँ दृष्टि है वहाँ मन पहुँच गया, और जहाँ मन पहुँच गया वहाँ भाव की उत्पत्ति हुई, और वहाँ रस का तो कथक का हर एक मूवमेंट, चाहे आप चक्कर लगा रहे हैं, चाहे आप हस्तक फेंक रहे हैं, चाहे आप सम लगा रहे हैं, हर जगह अभिनय, रस और भाव का पूरा, ये निशब्द भाव है।
यहाँ शब्द नहीं है। तुम लोगों को मैंने ऐसे सिखाया भी, ऊर्ध्व हस्त चक्र, मध्य हस्त चक्र, तल हस्त चक्र। तो हम जब तल की तरफ जाते हैं तो हमारे जैसे ता थई तर, ता अर्थात आकाश, हम कहते हैं ना आकाश हो, थई यानी भूतल, जमीन के नीचे का, और तत् जहाँ हम खड़े हैं। तो साहित्य तो आपको जुड़ गया। तो कथक जो हमारे लखनऊ घराने की है वो साहित्य से बहुत जुड़ा हुआ चीज़ है, और जहाँ साहित्य है वहाँ भाव है, वहाँ रस है। तो हमारे पूरे नृत्य के अंदर में, चाहे वो नृत्य हो चाहे नृत्य हो, नृत्य में क्योंकि शब्द आ जाते हैं, ठुमरी, दादरा, भजन, कवित्व वगैरह वगैरह के रूप में, तो शब्द सुनाई देते हैं, उस पर हम अभिनय करते हैं या जो भी करते हैं। लेकिन जहाँ निशब्द है, तक तक थई तिरक थई ताथी तरह थई थई तरई तरई, वहाँ कोई बोल नहीं है, लेकिन उसका मुख से, आँखों से, आपके शरीर से जो उसका अंदाज निकलना है, चाहे हाथ का फेंकना, जो वहाँ पर भी पूरा अभिनय होता है शरीर का, नख से शिख तक पूरा अभिनय, पूरा भाव रूपी चीज़ है। तो पूरा हमारे लखनऊ घराने की तो ये बहुत खासियत है कि पूरा नृत्य जो है अभिनय प्रधान, भाव प्रधान, रस प्रधान नृत्य है हमारा। गुरुजी, जब कोई बच्चा नृत्य सीखना शुरू करता है, हाँ, तो मैक्सिमम हम सभी ये देखते हैं कि वो टेक्निकल चीज़ें तो बहुत आराम से सब कुछ कर रहा है, मगर जहाँ भाव की बात आई तो उसके लिए मुश्किलें शुरू हो जाती हैं वहीं पे। हाँ। तो उनके लिए आप कुछ कि वो कैसे अपने आप को उस तरीके से कैसे उन सब चीज़ों को लाएं, कैसा महसूस करना चाहिए कुछ? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये समय के अनुसार डेवलप होती है चीज़। एकदम अगर कोई नया बच्चा है और उसको अभी थे तो सिखाना, तो सबसे पहले उससे हमें एक दोस्ती निभानी पड़ेगी, एक दोस्ताना रिश्ता बनाना पड़ेगा। वहाँ गुरु शिष्य वाला रिश्ता थोड़ा पीछे हो जाता है। वहाँ पहले हम खेल रहे हैं, चलो हम खेलते हैं। जब वो खेलने लगता है हमारे साथ में तो वो उसको आनंद लेने लगता है। जब वो आनंद लेने लगता है तो धीरे 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 जब समय बीतता है तो उसकी लगाम पकड़ने लगते हैं कि बेटा अब देखो इसको कैसे करना है, इस ता पे क्या है, इस थई पे क्या है, उस तत् पे क्या है, यहाँ क्या है, वहाँ क्या है। तो धीरे धीरे तो उसके अंदर में ग्रेजुअली वो चीज़ डेवलप होने लगती है। यही तरीका उसका है। मतलब आप शुरू से ही अगर डंडा लेकर के और फुट्टा लेकर के, कभी कभी देखने को मिलता है छोटे छोटे बच्चों के सामने डंडा लेकर शुरू हो जाते हैं तो बच्चा तो पहले ही डर जाएगा। तो पहले दोस्ती, जैसे एक आध तुम्हें चीज सुनाता हूँ। अभी तुमने बच्चों की बात की है तो महाराज जी बड़ा सुंदर, देखिए खेल खेल में कैसे लय और ताल की बात करते हैं। अब बच्चों को कहो कि तरदा तरदा धा तरादा धा धरि दाता धरि दाता तरिदा धरिदा धा तरादा धरि दाता धरि दाता धरि दाता धा धरि दात, तो बच्चे के लिए बड़ा परेशानी होगा। तो महाराज जी ने क्या कहा, देखो बेटा देखो, बंगाली मार्केट में गोलगप्पे खाने जाते हैं ना, वहाँ बैठ के रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, छोले कुलचे और भटूरे, गोल गप्पे खा, छोले कुलचे और भटूरे। अब उसको सुनने में बड़ा आएगा, छोले कुलचे और भटूरे, खाने पीने की बात हो रही है। और कैसे करेंगे पैसे, छोले कुलचे और भटूरे, और फुटबॉल वहाँ गोल गप्पे खा, अब धगिने धाते धा। तो इस टाइप की जो छोटी छोटी कॉम्पोजिशंस, थोड़े थोड़े जो चीज़ों को बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करने के पहले उनके अंदर में वो जिज्ञासा भरने की बात होती है। पहले ही चरण पे उनके साथ में वो बर्ताव या उस टाइप की चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो बच्चा कहे कि नहीं ये मेरे बस का नहीं है। पहले उसके अंदर में वो चीज़ डालो, और जब वो आपके साथ खूब हिल मिल जाए वो धीरे धीरे खुद समझने लगता है कि हमें कहाँ जाना है। और जब बड़ा हो जाता है तो उसको बुद्धि तो आ ही जाती है, उसको मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं, वो पहचानने लगता है कथक को। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ गुरुजी आपने बिल्कुल सही बोली। पहले उसको उसमें इंटरेस्ट पैदा करना जरूरी है। सबसे पहले तो उसके अंदर में इंटरेस्ट पैदा करना जरूरी है।
तो गुरुजी, उन बच्चों के लिए जो कथक से परिचित हैं या फिर उसको धीरे धीरे समझ रहे हैं, उनके लिए क्या तरीका ऐसा है कि वो रस और भाव से थोड़े अपने आप को रिलेट करें या फिर उसको थोड़ा सा अपनाने की कोशिश करें? हाँ, ये वाचिक अभिनय है, गुरु द्वारा वाचिक अभिनय। यहाँ अभिनय देखिए 4 प्रकार के अभिनय अब तुमने सुना ही है। जी। आंगिक अभिनय, वाचिक अभिनय, आहार्य अभिनय और सात्विक अभिनय। तो जब गुरु बैठ करके वाचिक तौर से अपने बातों से बच्चों को समझाता है और उसके अंदर में कुछ अच्छी अनुभूतियां पैदा करने की कोशिश करता है, और बच्चा बहुत जब गौर से अपने गुरु को देखता है, गुरु के आंखों को पहचानता है, उनके हाव भाव को पहचानने लगता है, तो धीरे धीरे उसको लगता है कि कुछ एक अद्भुत चीज़ हो रही है। पहले वो गुरु जो है वो एक साधारण व्यक्ति दिखता है। जब शुरू में बच्चा आता है, उसको सिखाया जाता है कि हाँ भाई चलो गुरु को प्रणाम करना, गुरु के पैर छूने हैं, जो मूर्ति लगी है भगवान जी की, बुजुर्गों के, उनको प्रणाम करना है, मोटा मोटी। उसके बाद जब उनसे थोड़ा बातचीत शुरू होता है, बेटा 3 ताल में 16 मात्रा, 4 विभाग, 3 ताली 1 खाली, तो उसके हाव भाव से धीरे धीरे देखा शिक्षा परीक्षा, जो देख कर और सीखना। तो यहाँ गुरु को देख करके जो बच्चा है वो बहुत कुछ सीखता है। तो उसके सामने इस ढंग से पेश आओ कि उसके अंदर में ये भी महसूस हो कि कुछ अलग बात हो रही है। समझ में, जैसे कि हम लोग किसी सत्संग में जाते हैं, किसी बड़े बड़े ऋषि मुनियों से हम लोग जब बैठे तो बड़े ध्यान से उनकी आंखों को, उनके वचनों को जब सुनते हैं तो हम उसमें घुलने लगते हैं, मिलने लगते हैं। तो उसी प्रकार से हम अपने नए बच्चों के साथ में एक संबंध ऐसा बनता है धीरे धीरे। संबंध, ये संबंध ही बनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गुरु और शिष्य के बीच में फिर धीरे धीरे 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी चढ़ते फिर हम अपने वास्तविक रूप में आते हैं, जहाँ हम कथक का प्रवचन शुरू कर देते हैं, सत्संग शुरू कर देते हैं। तो जब तक फाउंडेशन है, जब तक पास कोर्स है, जब तक छोटे वाले बच्चे होते हैं, तब तक तो हाँ उनको पता है कि ये मेरे गुरु जी हैं, लेकिन अभी गुरु जी की महिमा आप नहीं पहचान पाए। हाँ, धीरे धीरे फिर वो पहचानते हैं कि हाँ हमारे गुरु जी क्या है, कैसे हैं। तो ये खुद ब खुद अपने आप हो जाता है, अपने आप आता है। गुरुजी, अगर मैं आपकी बात करूं, आप भी अपने आप को, आप जब शागिर्द थे, जब आपने सीखना एक तरीके से अपने उसमें शुरू किया, बचपने से थोड़ा सा ऊपर आके जब आपको लगा कि हाँ अब मुझे अच्छे से सीखना है या ऐसा कुछ, तो आपने अपने ऊपर कैसे ध्यान दिया? आपको कैसे लगा कि मैं अगर कोई भी ठुमरी करूं तो मेरे अंदर कैसे उसको महसूस करना है? ये बहुत ये भी देखो, ये भी सिर्फ देख कर अपने गुरु, मैंने कहा ना, देखा शिक्षा परीक्षा, भक्ति युक्ति शक्ति, ये 3 चीजें हैं जो एक साधारण व्यक्ति को कलाकार का रूप देती है। बिल्कुल। साधना करने शिष्य आता है, वो साधक बनता है, साधक बन के साधना करता है, साधना से कलाकार के चरण पे आता है, कलाकार के चरण पे आकर के फिर वो कला को समझता है, फिर कला को जब वो समझ जाता है तो कलाकारी करता है। ये सीढ़ियां हैं, इसकी दर है। तो उसी प्रकार से देखा शिक्षा परीक्षा, तो और भक्ति युक्ति, हाँ वही बात है। तो मन में ये तो शुरू से देखिए, वैसे तो सीखने वाले बहुत सारे आते हैं, एक साथ आते हैं, लेकिन सब उतना अच्छा नहीं बन पाते हैं। कुछ लोग हॉबी की तरीके से सीखते हैं, कोई लोग शौकिया सीखते हैं, कोई ऐसा सीखते हैं, लेकिन उनमें से 3 4 5 ऐसे निकल के आते हैं जो वाकई जिनके अंदर से दिखता है कि हाँ ये कुछ करके दिखाएगा, कलाकार बनने की राह पे होता है, वो राह पे चलने लगता है वहाँ पर आकर के। बाकी लोग सीख जाते हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए काफ़ी है, थोड़ा ग्रुपिंग में नाच लिया, यहाँ नाच लिया, लेकिन जो एक कला की साधना करते हुए बढ़ता है, जिसको मालूम कि मेरा लक्ष्य वहाँ है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है, तो अपना लक्ष्य को साधना,
अर्जुन ने भी लक्ष्य साधा था, तभी बाण मार पाया था। तो गुरुजी, इस रास्ते में आप हमें इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताइए, भक्ति, युक्ति और शक्ति, क्योंकि मैं तो समझ रही हूँ शायद। भक्ति है काम के प्रति ईमानदारी, आपके गुरु के प्रति आपका समर्पण, और जिस चीज की हम साधना कर रहे हैं उस कला के प्रति हमारी अपना योगदान, और उससे जुड़े हुए उनकी परंपरा के लोगों से के प्रति आपकी श्रद्धा भावना। जब ये सब एकत्र होता है तो भक्ति बढ़ती है। युक्ति, जो काम सीख रहे हैं उसको किस प्रकार से हमें संचालित करना है अपने साथ, संचालन करते करते उसके अंदर में क्या क्या चीजों को अपनी जोड़ लगानी है, जोड़ना है, समझना है, करना है, यही सब युक्ति का रास्ता है। और शक्ति आपका मनन, आपका रियाज, आपका ध्यान केंद्रित एक तरफ, और आपका लक्ष्य एक कथक। जी जी, वही आपको जो है वहां पहुंचा देगा जहां आपको पहुंचना है। जी, जी, इन 3 चीजों को लेके साधना लेके चलोगे तो कभी भी बिखरोगे नहीं, क्योंकि इसमें विघ्न बहुत आते हैं, राह भटकता है, कभी कभी मन मुचड़ जाता है, लेकिन लड़ झगड़ करके हमें अपनी उस जगह, अपने से लड़ करके उस जगह पहुंचना है। ये हमारा प्रयत्न है। आज मेरा वही प्रयत्न है, आज मेरा वही है। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि जब मैं फ्रीलांस काम करता था, कभी डांस करता था, तो कभी दिमाग में भी नहीं आया था कि मैं कथक केंद्र में सिखाऊंगा या कुछ भी करूंगा। हाँ, कथक केंद्र को किसी के बहाने से मैं जुड़ा हुआ था महाराज जी के जरिए। मैं बैले में 4 साल की उम्र से मैं कथक केंद्र से जुड़ा हूँ। आज मैं 60 साल के रग्बी हूँ, रिटायरमेंट की सीढ़ी पे हूँ। 4 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और महाराज जी के प्रोडक्शन के अंदर ग्वाल बाल बनना, ये बनना, फिर धीरे से कृष्ण बन गए, बाल कृष्ण बन गए, फिर मध्य कृष्ण बन गए, और बड़े हुए तो बड़े कृष्ण बन गए। फिर धीरे धीरे जब हमारी प्रतिभा को समझा गया, लोगों ने समझा, महाराज जी ने समझा, हमारे कथक के डायरेक्टर ने समझा, कहने लगे जब इतना वो इन्वॉल्व रहता है तो इसको प्रोडक्शन यूनिट में आप ले लीजिए। तो मात्र लेखा से बहुत छोटी उम्र होगी मेरी, 1985 में मैं कथक केंद्र को मैंने ज्वाइन कर लिया था एज अ बैलेट स्टाफ, और महाराज जी के अंडर में मैंने बहुत, और उस दौरान पे मेरी असली तालीम उस दौरान पे ज़्यादा हुई, क्योंकि महाराज जी के पास समय तो नहीं होता था। महाराज जी तो बाहर ही रहते थे हमेशा, प्रोग्राम के सिलसिले, अमेरिका, लंदन, फलाना धमाका, चेन्नई, बम्बई, ये वो, दिल्ली तो उनका आना ऐसा होता था, आए 2 दिन रहे, तीसरे दिन फिर चले गए। तो सीखना सिखाना तो कभी होता ही नहीं था। तो महाराज जी ने बल्कि एक बार कहा कि देखो भाई, मेरे पास तो टाइम होता नहीं है, तो मुझे और मेरी बड़ी बहन कविता दीदी को कहने लगे कि इनको रेवा विद्यार्थी जी के क्लास में डाल दो। तो मैं गया। अच्छा, मैं थोड़ा सा डांस से उस समय मैं थोड़ा सा भागता था, मुझे डांस तो पसंद नहीं था। मुझे क्रिकेटर बनने का बड़ा शौक था। हाँ, मुझे ये बहुत शौक था। मैं तो शायद अगर मुझ पर ज़्यादा वजन ना होता तो मैं क्रिकेट ही खेल रहा होता। तो रेवा विद्यार्थी के पास में गया, तो रेवा जी हमारी दादाजी की स्टूडेंट रही हैं, हमारे अचन महाराज जी, शंभू महाराज जी से सीखा। और तो रेवा जी के क्लास में गया, तो कविता दीदी मेरी बड़ी वाली बहन तो बहुत सीरियस, और आज भी वो नज़र वज़र उठा लेती हैं, उनका मतलब देखने लायक होता है, वो बहुत ही सुंदर। तो मैं तो जाके गुस्से में खड़ा होता था ऐसे करके, मैं इनसे नहीं सीखूंगा। क्यों नहीं सीखूंगा? तुम तो मेरे घर की चेली हो, मैं तुमसे नहीं सीख सकता, मैं अपने महाराज जी से सीखूंगा। तो दो पड़ेगा। तो लेकिन मैं फिर भी उनसे सीखा हूँ। मैं ऐसा नहीं है, मैं कुछ टाइम में सीखा उनसे। फिर महाराज जी ने थोड़ा सा, फिर जब मैं बैले में आया तो उस दौरान मैंने कहा ये एक रास्ता ऐसा है कि जहाँ शायद मेरी अपनी तालीम भी साथ साथ में चलती जाएगी। मेरा वहाँ लक्ष्य केवल बैले नहीं था, मेरा आइटम नहीं था, मेरा लक्ष्य था कि महाराज जी से मैं
इस आइटमों के दौरान या बैले के दौरान मैं कितना कुछ सीख सकता हूँ, उनकी बारीकियों को कितना समझ सकता हूँ। पर उसके अलावा भी महाराज जी जब रात को शाम को क्लास बैले ख़त्म होता था 6-7 बजे, तो हम 5-6 लोग, शाश्वती जी, दुर्गा, मैं, राममोहन, कृष्ण, हम सब सभी लोग जो थे कथक के में खड़े होकर के महाराज जी बाकायदा 1-1.5 घंटे 2 घंटे जमा करके क्लास होती थी। हाँ, और क्या सिखाते हैं महाराज जी, मतलब मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है कि उनका सिखाना। आप तुम्हें बताऊं कि जब कभी जब मूड में आते थे हम लोग सिखाने के लिए, मुझे कविता घर पे, तो ऊपर की बनियान उतार देते थे, नीचे लुंगी जो है लपेट करके ऐसे लंगोट जैसा बांध लिया। अब सिर्फ लंगोट जैसा, अब उनकी पूरी थाइज भी दिख रही है, ऊपर शरीर पूरा दिख रहा है, पूरा बेयर बॉडी। अब वो कि हाथ घूम के कैसे अंदर पीठ की सारी नसें नाचती थी अंदर। हम लोग देखते थे उसको कि पीछे की जो नर्व्स यूं हिल के ऐसे चली गई, वैसे चली गई। कहते देखो यहाँ ध्यान से, कैसे कहाँ से घूम करके और कहाँ से टर्न कर रहा हूँ, क्या कर। इतनी बारीकी से उन्होंने हम लोगों को, तालीम कम लेकिन जो तालीम मिली वो बहुमूल्य तालीम, जिसकी वजह से आज मैं हजारों तालों में खेलता हूँ। उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद है। मैं कुछ नहीं हूँ, ये उनका आशीर्वाद है जो करा देता है मुझसे। तो मैं कभी भी ये नहीं कहता कि ये मेरा नहीं है। और मेरा तुमको भी पता ही है, मैं अपने जो भी कंपोजिशन करता हूँ, जो भी कोरियोग्राफ करता हूँ या जो भी चीज़ बनाता हूँ, उसमें मैं महाराज जी की एक चीज़ 2 ड्रॉप गिरा देता हूँ। आशीर्वाद वाला उनका सिखाया हुआ। देखो ये कोई पहचान नहीं सकता है। और इसको लेकर के मैंने एक प्रोग्राम में वहाँ पर इलाहाबाद, वो जहाँ उर्मिला करती है प्रोग्राम ना, वो गाँव में हंडिया, तो मैंने कहा कि एक कलश में जो पानी है वो मैंने इकट्ठा किया है, लेकिन उसके अंदर 2 गंगा जल की बूंद जो महाराज जी के प्रसाद रूपी है उसमें पड़ी है, और वो पूरा पानी जो है मेरा गंगा जल हो गया है। तो मैं अपने को बड़ा धन्य समझता हूँ, बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। और इस लायक भगवान ने भी मुझे आशीर्वाद दिया है, बुजुर्गों का भी आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है। काम रोज कुछ नए दिशा, नए विचार, नए ढंग से बढ़ता जा रहा है, और यूं ही बढ़ता रहे। तो ये मेरी अपनी ख्वाहिश है, और अंत तक ऐसे ही चलता रहे। हम भी यही चाहते हैं गुरुजी कि आप हमेशा ऐसे ही सिखाते रहें, और आपकी शाखा और आपके स्टूडेंट्स और अच्छा आपका नाम रोशन करें। नहीं बिल्कुल, तो तुम लोग इसीलिए बने हो यार। जी गुरुजी। तुम लोग पे तो मुझे बहुत नाज है, बहुत भरोसा है, और मुझे मालूम है कि तुम जैसे लोग जो चाहे चंद ही सही लेकिन हैं, जो ये साबित करेंगे, दिखाएंगे कि हाँ ये लखनऊ घराना है। बिल्कुल गुरुजी, हम लोग इसी उसमें कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल, आपका आशीर्वाद। बिल्कुल, खुश रहो और बढ़िया काम करो। तो गुरुजी, अंत में आप कथक क्लब के स्टूडेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स और बच्चों के लिए कुछ कहना चाहते हैं? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत होनहार आपकी टीचर हैं प्रियंवदा, और जिस प्रकार से उसने हमसे शिक्षा लिया और जितने लगन, मेहनत और डिवोट होकर के इन्होंने मुझसे शिक्षा ली है, उतना आप सब लोग जो हैं उतने ही डिवोशन के साथ, उतने ही ईमानदारी के साथ और उतने ही प्रयास के साथ उनके साथ जुड़िए और उनका भी नाम रोशन करिए। उनका नाम रोशन करेंगे तो मेरा भी नाम रोशन होगा, मेरा नाम रोशन होगा तो मेरे गुरुजनों का नाम रोशन होगा, इस घराने का नाम रोशन होगा। तो मेरा बहुत बहुत तुम सबको आशीर्वाद है, और मुझे उम्मीद है कि तुम सब लोग जो है खूब मेहनत करके इस कला को देश विदेश हर जगह फैलाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आज आपके साथ जुड़ के, आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे भी कई दिन बाद ऐसा समय मिला, और आई एम श्योर कि हमारे दर्शकों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने थोड़ा सा टाइम मुझे दिया अपने इतने बिजी शेड्यूल में से। थैंक यू सो मच गुरुजी। जी खुश रहो।
तो ये थे गुरु पंडित जयकिशन महाराज जी, जिनसे हमने जाना रस और भाव के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातों को। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।